हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT इंग्लिश 2024 की तैयारी और अगर आपको करना है क्वालिफाई ये एग्ज़ाम, तो बिना देर किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए खूब सारा कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेल आईडी। ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक कुछ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं मुझे, अपनी प्रॉब्लम्स आप मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा और भी कई इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। आप यहाँ चैनल पे जाएं और चैनल पे वीडियोस में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली सभी वीडियोस जो मैं बनाती हूँ वो मिल जाएंगे। इसके सिवा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में मैंने सभी यूनिट्स के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाई है, जिनमें कुछ कुछ वीडियोस ऐड कर दिए हैं और कुछ कुछ मैं लगातार ऐड कर रही हूँ। सो दोनों कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। डिटेल्ड कोर्स भी है आपका यूनिट वाइज, और MCQ कोर्स भी चल रहा है। सो जहाँ पर आपको दिखेगा UKLT इंग्लिश MCQ कोर्स यूनिट 3, तो यहाँ पर आपको यूनिट 3 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और जहाँ आपको दिख रहा है डिटेल्ड कोर्स तो वहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियोज़ मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको UKLT इंग्लिश डिटेल्ड कोर्स 2024 यूनिट 4 लिखा हुआ है। इसमें 5 वीडियोज़ ऐड कर रखे हैं, तो इसे आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको 5 वीडियोज़ मिल जाएंगे। रेनेसां, मेटाफिजिकल पोएट्स, नियो क्लासिकल, रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म पे। सो इस तरीके से इसमें और वीडियोज़ ऐड मैं करते रहूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप MCQ कोर्स देखेंगे सेम यूनिट का, यहाँ पर इसी के नीचे है यूनिट 3 का MCQ कोर्स 2024, तो इससे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको MCQ कोर्स देखने को मिलेगा। तो जैसे आपको इसे क्लिक करके दिखा रही हूँ मैं, यहाँ आपको MCQ वाले वीडियो मिल जाएंगे, और ये मैं ऐड करते जा रही हूँ। तो आप लोग डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाकर सर्च करके सभी यूनिट्स जितनी बन चुकी हैं अभी तक उन्हें देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैं ऐड करते जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं MCQ ऑन TS इलियट। सो TS इलियट पर आज हम करेंगे 50+ MCQ, और ये सभी MCQ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लाइफ स्पैन ऑफ TS इलियट। TS इलियट का लाइफ स्पैन क्या रहा? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। TS इलियट वॉज बॉर्न ऑन 26 सितंबर 1888 एंड डाइड ऑन 4 जनवरी 1965। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज TS इलियट बॉर्न। TS इलियट कहाँ पैदा हुए थे? सो TS इलियट वॉज बॉर्न इन सेंट लुई, मसूरी, USA। सो USA में पैदा हुए थे TS इलियट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज TS इलियट्स फुल नेम। TS इलियट का फुल नेम क्या है? सो TS इलियट का फुल नेम है थॉमस स्टर्न्स इलियट। पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड TS इलियट रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। किस ईयर TS इलियट को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए? सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1948। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the title of TS Eliot's groundbreaking long poem published in 1922? So 1922 से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पोम है द वेस्टलैंड। सो पूछा जाता है कि ये कब पब्लिश हुई, और इसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। सो ये भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, TS Eliot's collection of essays The Sacred Wood was first published in। So TS Eliot का जो कलेक्शन था एसेज का The Sacred Wood, ये पहली बार कब पब्लिश हुआ था? So ये पब्लिश हुआ था 1920 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following works by TS Eliot is a verse drama। इनमें से कौन सा वर्क TS Eliot का एक वर्स ड्रामा है? सो वर्स ड्रामा है मर्डर इन द कैथेड्रल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, TS Eliot's poem द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock इज रिटन इन। सो TS Eliot की पोम
द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग किस फॉर्म में लिखी गई है? सो ये लिखी गई है ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में, जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर प्रूफ्रॉग मोनोलॉग डिलीवर कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी मूवमेंट इज टी.एस. इलियट ऑफन एसोसिएटेड विथ? टी.एस. इलियट किस लिटरेरी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं? मॉडर्निज्म के साथ। ये मैंने आपको मॉडर्निज्म वाले वीडियो में भी बताया है कौन कौन से राइटर्स हैं जो मॉडर्निज्म के साथ एसोसिएटेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट वॉज एसोसिएटेड विथ विच लिटरेरी मैगजीन विच ही को फाउंडेड इन 1922? सो 1922 में कौन सी मैगजीन को टी.एस. इलियट ने को फाउंड किया था जिससे कि वो एसोसिएटेड थे? सो वो मैगजीन थी द क्राइटेरियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the title of T.S. Eliot's play that explores themes of murder, martyrdom and struggle for spiritual redemption? So murder, martyrdom और struggle for spiritual redemption से डील करता है Murder in Cathedral। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, T.S. Eliot served as the director of which publishing house? So T.S. Eliot ने किस पब्लिशिंग हाउस के डायरेक्टर के रूप में सर्व किया था? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, फेबर एंड फेबर के डायरेक्टर रहे थे टी.एस. इलियट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ टी.एस. इलियट्स पोम दैट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड द एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ? सो डिसइल्यूजनमेंट एंड एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ से समझ गए होंगे आप, ये पोम है द वेस्टलैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, T.S. Eliot's poem The Hollow Man famously ends with the line. So Hollow Man किस लाइन के साथ एंड होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। So Hollow Man एंड होती है not with a bang but with a whimper के साथ। So The Hollow Man की जो लास्ट लाइन है वो तो ये है, और उससे पहले जो लाइन आती है वो ये है, This is the way the world ends। ये लाइन 2-3 बार रिपीट होती है, उसके बाद ये लाइन है not with a bang but a whimper। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ टी.एस. इलियट्स पोम दैट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ द साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम एंड सर्च फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट? सो ये पोम है 4 क्वार्टेट। सो 4 क्वार्टेट्स में आपको साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम दिखेगा, पैसेज ऑफ टाइम भी दिखेगा एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट से भी डील करती है ये पोम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement about T.S. Eliot's personal life is true? So T.S. Eliot की पर्सनल लाइफ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सच है? So कौन सा स्टेटमेंट सच है? पहला, He was born in United States but later moved to England। So बाद में ये इंग्लैंड चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ टी.एस. इलियट्स पोम दैट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ मेमोरी, टाइम एंड पैसेज ऑफ सीजन? सो ये पोम भी है आपकी द 4 क्वार्टेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट्स पोम द वेस्टलैंड फेमसली बिगिंस विद द लाइन? सो टी.एस. इलियट की पोम द वेस्टलैंड किस लाइन से शुरू होती है? सो बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एंड आई एम श्योर आप सभी को इसका आंसर भी पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ। सो इस लाइन से शुरू होती है द वेस्टलैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ टी.एस. इलियट्स पोम दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पैसेज ऑफ टाइम एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ? सो ये पोम है एश वेडनेसडे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड टी.एस. इलियट पास अवे? किस ईयर में टी.एस. इलियट पास अवे होते हैं या उनकी डेथ होती है? ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, 1965 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टी.एस. इलियट्स राइटिंग स्टाइल इज़ ट्रू? सो टी.एस. इलियट की राइटिंग स्टाइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिज पोइट्री इज नोन फॉर इट्स डेंस allusions, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर एंड मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट्स पोम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग इज ऑफन कंसिडर्ड अ रिप्रेजेंटेटिव वर्क ऑफ? सो टी.एस. इलियट की पोम कहलाती हैं मॉडर्निज्म का रिप्रेजेंटेटिव वर्क, क्योंकि टी.एस. इलियट एक मॉडर्निस्ट राइटर थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
who claims himself as classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion. So ये कहते हैं T.S. Eliot खुद के लिए कि वो classicist हैं literature में, royalist हैं politics में और Anglo-Catholic हैं in religion. इसके बाद next question है T.S. Eliot converted from Unitarianism to Anglicanism in. So T.S. Eliot Unitarianism से Anglicanism में कब convert होते हैं? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 29 जून 1927 में. और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है T.S. Eliot की कन्वर्जन पोम कौन सी कहलाती है? सो कन्वर्जन पोम कहलाती है ऐश वेंसडे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है T.S. Eliot's फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोम्स प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन वॉज पब्लिश्ड इन. ये इनका फर्स्ट कलेक्शन था और ये पब्लिश होता है 1917 में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है T.S. Eliot's पोम द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock फेमसली बिगिंस विद द लाइन. सो लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock की बिगिनिंग किस लाइन से होती है? सो वो लाइन है ऑप्शन सी में Let us go then you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. इस तरीके से ये पोम शुरू होती है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Tiresias in the wasteland is. सो Tiresias एक कैरेक्टर है वेस्टलैंड के, ये क्या थे? सो ये थे एक बाइसेक्सुअल. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है T.S. Eliot's collection of essays, The Sacred Wood, explores which of the following topics? So the Sacred Wood जो टॉपिक्स को फॉलो करता है वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियोरी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ T.S. Eliot's पोम दैट हैज़ द ब्लाइंड प्रोफेटिक कैरेक्टर. सो ब्लाइंड प्रोफेटिक कैरेक्टर भी टाइरेसियस हैं जो कि हैं द वेस्टलैंड में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ T.S. Eliot's पोम द वेस्टलैंड. सो वेस्टलैंड की जो करेक्ट सीक्वेंस है, जो इसके पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं इसके, और इनकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ऑप्शन ए में है द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है T.S. Eliot's पोम द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन. सो T.S. Eliot की पोम वेस्टलैंड पब्लिश हुई थी 1922 में और ये पब्लिश हुई थी द क्राइटेरियन में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है T.S. Eliot's पोम ऐश वेंसडे इज़ ऑफन कंसीडर्ड ए. सो ऐश वेंसडे को रिलीजियस एलेगरी भी कंसीडर किया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम नो प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी. द लाइन अपीयर्स इन T.S. Eliot's. सो ये लाइन T.S. Eliot के किस वर्क में आती है? ऑप्शन सी द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है T.S. Eliot's पोम द वेस्टलैंड इज़ नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ. सो वेस्टलैंड में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है फ्री वर्स, यानी कि वेस्टलैंड जो है फ्री वर्स में लिखी गई पोम है. सो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइन्स द फाइनल वर्जन ऑफ T.S. Eliot's द वेस्टलैंड कंटेन्स. T.S. Eliot की पोम द वेस्टलैंड के फाइनल वर्जन में टोटल कितनी लाइन्स थी? सो टोटल लाइन्स थी 433 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है T.S. Eliot's पोम The love song of J. Alfred Prufrock is characterized by its use of. So T.S. Eliot की जो पोम है The Love Song of J. Alfred Prufrock, इसमें किसका यूज़ हुआ है? So यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. इस पोम में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नरेटिव का यूज़ हुआ है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वर्क T.S. Eliot गेव द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन भी. सो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कंसेप्ट इन्होंने दिया था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में. अब मेटाफिजिकल पोएट्स में कौन से कंसेप्ट दिए हैं T.S. Eliot ने, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजिए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है T.S. Eliot's ऐसे Tradition and the Individual Talent published in. So Tradition and the Individual Talent ऐसे जो है वो पब्लिश हुआ था 1919 में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the title of T.S. Eliot's poem that has dedication Il Migliore Papero. So इसको इंग्लिश में कहते हैं द बेटर क्राफ्ट्समैन और ये डेडिकेशन इन्होंने दी है द वेस्टलैंड में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
T.S. Eliot's poem The Wasteland is divided into how many sections? So Wasteland divided है 5 sections में. इसके बाद next question है And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and dry stones no sound of water. So ये lines कहाँ appear करती हैं? The Wasteland में. इसके बाद next question है In T.S. Eliot's poem Il migliore fabbro, the better craftsman is referred to. So ये इन्होंने dedicate किया है एजरा पाउंड को in the wasteland. So एजरा पाउंड को कहते हैं ये the better craftsman. इसके बाद next question है What is the title of T.S. Eliot's poem that delves into Burnt Norton, East Cocker, Dry Salvages and Little Gidding? So ये 4 parts हैं और ये poem है 4 quartets. इसके बाद next question है T.S. Eliot's essay The Function of Criticism discusses the role of. So ये discuss करता है role of literary theory in interpreting text. इसके बाद next question है T.S. Eliot's Old Possum Books of Practical Cats is a book of. So ये book है light verse की. इसके बाद next question है T.S. Eliot's poem The Hollow Man is influenced by which literary work? So T.S. Eliot की poem जो Hollow Man है ये किस work से inspired है या influenced है? So ये inspired है Dante's Divine Comedy से. इसके बाद next question है I said to my soul be still and wait without hope. In which poem of T.S. Eliot this line appears? So ये line आती है ईस्ट कॉकर में जो कि पार्ट है 4 क्वार्टेट्स का. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है T.S. Eliot's poem The Wasteland is known for its use of multiple. So यहाँ पर क्या है मल्टीपल वॉइसेस हैं इस पोम में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Which poem of T.S. Eliot's associated with 4 classical elements respectively air, earth, water and fire? So इन चारों एलिमेंट से जो पोम डील करती है उसका नाम है 4 क्वार्टेट्स. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है T.S. Eliot's poem 4 quartets is divided into how many sections? So ये पोम भी डिवाइडेड है 4 सेक्शंस में. इसके बाद आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी सॉर्ट हैज़ हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन हु सेड. सो ये लाइन कही गई है T.S. Eliot के द्वारा. सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने किए 51 MCQs. कैसे लगे आपको ये MCQs कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी 51 में से कितना आया ये ज़रूर मेंशन करें आप कमेंट सेक्शन में. सो आज के वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.